अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में आज सुबह जल्जले के खफीफ झटके महसूस किए गए। अगरचे के जल्जले के इन झटकों से कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली, तहम इन झटकों ने अवाम में खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाज़ मकामात पर 3 सेकंड्स और बाज़ मकामात पर 5 से 6 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। अवाम खौफ के आलम में अपने घरों से बाहर निकल पड़े, जबकि कई अफराद को ज़लज़ले के झटकों का पता भी नहीं चला। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतला के बाद बाज़ इलाकों के अवाम ने कुछ लम्हे के लिए ज़मीन हिलने को महसूस किया। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 20 साल बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़िले मुलुक ज़लज़ले का एपिसेंटर था, जो उसके अतराफ के 300 किलोमीटर तक झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से हैदराबाद के भी चंद इलाकों में झटके महसूस किए गए। बताया गया कि चारशुमे की सुबह 7:27 को ज़लज़ले के खफीफ झटके महसूस किए गए। रिचर्ड स्केल पर उनकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के CSIR और NGRI के साइंसदानों ने बताया कि ज़लज़ले के एपी सेंटर के अतराफ 225 किलोमीटर की हदूद में झटके महसूस किए गए। शहर हैदराबाद के अलावा मुत्तहदा अजला खम्मम, रंगारेड्डी, वरंगल, करीमनगर और जनगांव में ये झटके महसूस किए गए। सुबह के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक घर की अशिया बशमूल पलंग हिलने लगे, जिसके फौरी बाद अवाम अपने घरों से बाहर निकल आई। मुत्तहदा ज़िले वरंगल के मुलुक, हनमकुंडा, भोपालपल्ली, मुत्तहदा ज़िले खम्मम के कोत्तगुडम, मुनुगुडु, भद्राचलम, चिरला, चिंताकानी, नागुलावंचा, यलंदू और दरियाए गोदावरी के पुश्ते के अतराफ के मौज़ूआत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुलुक ज़िले के एटू नागरम मंडल के शंकर राजूपल्ली गांव में उन झटकों की वजह से एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई, जो सीमेंट के ईंटों से बनी हुई थी। मुलुक ज़िले के मेडाराम जात्रा की मशहूर मंदिर में भी झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अजला में ज़लज़लों के झटके से घर की अशिया बशमूल दरवाजे और दीवारों के हिलने के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। BHEL, RCपुरम, संगारेड्डी टाउन के साथ साथ संगारेड्डी और पेद्दपल्ली अजला में भी ये झटके महसूस किए गए। ग्रेटर हैदराबाद के कई मकामात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनमें अत्तापुर, चिक्कड़पल्ली, हुमायूं नगर, सरून नगर, दिलसुख नगर जैसे इलाके शामिल हैं। इन इलाकों के अवाम अपार्टमेंट्स और मकानात से खौफ के आलम में बाहर आ गए और काफ़ी देर तक सड़क पर ही ठहरे रहे। कई अफराद अपनी इमारतों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे जाने लगे। कई अफराद सेलफोन के ज़रिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करने लगे। मुल्क के SP सबरेश ने बताया कि पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं और ज़लज़ले के असरात का पता चलाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं एक ख़ास बात इन ज़लज़लों के दरमियान नोटिस की गई। भद्राचलम में ज़लज़ले के 1969 में कोत्तागुडम भद्राचलम में ज़लज़ले के इसी तरह के झटके महसूस किए गए थे। इसी तरह 55 साल बाद दोबारा उसी शिद्दत के झटके महसूस किए गए। दरियासना NGRI के साइंसदान डॉक्टर शेखर ने बताया कि आज महसूस किए गए झटकों से आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये झटके की शिद्दत रिचर्ड स्केल पर 6 से कम थी, जिससे कोई जानी नुकसान के इम्कानात नहीं होते। वहीं दरियाए गोदावरी के तरफ के इलाकों में इस तरह के झटके मामूल हैं और मुस्तकबिल में भी इस तरह के झटके आ सकते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दिल्ली UP के गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया। इस वाक़े के बायस कई घंटों तक शदीद हंगामा आराई जारी रही। पुलिस ने हाईवे को रुकावटों से ब्लॉक कर दिया और कांग्रेस के काफिले को सुबह 11 बजे के करीब रोका। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन गाड़ियों से बाहर निकले और पुलिस अफसरान से बातचीत की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। इस दौरान ट्रैफिक जाम और इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई और सैकड़ों कांग्रेस कारकुन रुकावटें उबूर करने की कोशिश करते रहे। रुकावटों के बावजूद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि हम मुल्क में अमन और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के मफाद में मुतासरा ख़ानदानों से मिलने के लिए पुरअज़्म है। UP हुकूमत को हमें संभल जाने की इजाज़त देनी चाहिए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back.
I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में नए वज़ीर आला का नाम सामने आने के बाद हलफबर्दारी का रास्ता भी हमवार हो गया है। महायुति के सरकर्दा कायदीन ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर हुकूमत साजी का दावा पेश किया। महायुति में शामिल बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे और एनसीपी लीडर अजित पवार ने राजभवन में गवर्नर के सामने अराकीन असेंबली का हिमायतनामा सौंपा। गवर्नर से मुलाकात के बाद महायुति लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अगले वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा कि हमने गवर्नर से मुलाकात की और रियासत में हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के मकसद से हिमायतनामा सौंपा। हमारी इत्तेहादी पार्टी शिवसेना और एनसीपी ने गवर्नर से गुजारिश की है कि मुझे महायुति के वज़ीर आला की शक्ल में हलफ दिलाया जाए। गवर्नर ने सभी गुजारिशों को कबूल कर लिया और हमें कल शाम 5:30 बजे हलफबर्दारी तकरीब के लिए मदऊ किया है। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए
माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा। और पंजाब के अमृतसर शहर में वाक़ मशहूर गोल्डन टेम्पल के करीब अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने इलाके में सनसनी मचा दी है। वाक़या उस वक्त पेश आया जब पंजाब के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के लीडर सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर अपनी सजा के तौर पर बतौर अवाम की खिदमत कर रहे थे। एक बुजुर्ग शख्स जो चंद कदम के फासले पर थे अचानक अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकालकर सुखबीर सिंह पर फायरिंग करने लगे। खुशकिस्मती से उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया और सुखबीर सिंह किसी नुकसान से महफूज रहे। हमलावर की शिनाख्त नारायण सिंह चौराहा के नाम से हुई है, जो मुबैना तौर पर माजी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामी शिद्दत पसंद तंजीम से वाबस्ता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नारायण सिंह 1984 में पाकिस्तान फरार हो गया था और वहां से गैर कानूनी हथियारों और धमाका कैद मवाद की स्मगलिंग में मुलविस रहा। बाद में वो भारत वापस आया, जहां उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ अर्सा जेल की सजा भी काटी। सुखबीर सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल पार्टी के सरबराह के तौर पर माजी में की गई गलतियों की पादाश में अकाली तख्त ने सजा दी है। 2007 से 2017 के दरमियान पार्टी की क़यादत और हुकूमती फैसलों में संगीन गलतियों का इल्ज़ाम उन पर लगा। इस सज़ा के तहत उन्हें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में खिदमत करने, बर्तन और जूते साफ करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने 15 अजला में जामे घर घर खानदानी सर्वे 100% मुकम्मल करते हुए एक अहम संग मील हासिल कर लिया। समाज के तमाम तबकात को समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने के अलावा उन्हें मसावी मौक़ों की फराहमी के लिए सर्वे कराया गया। 6 नवंबर को इसका आगाज़ हुआ था। ताहाल रियासत भर में 94.9% घरों का अहाता कर लिया गया। 27 दिन में ही 1,11,49,488 खानदानों की कामयाबी के साथ मरदमशुमारी की गई। अलावा अजी 79,63,637 खानदानों की डाटा एंट्री भी मुकम्मल हो गई, जो जुमला 67.8% 67.8% होती है। 33 अजला में से 15 अजला बशमूल मुलुग, नारायणपेट, राजन्ना, सिलसिला, जनगांव, खम्मम, नलगुंडा और दूसरे अजला में 100% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिमायत पर यह सर्वे कराया गया था ताकि पसमानदा तबकात, दर्जे फेरी तबकात और कबाइल के अलावा दूसरे कमज़ोर तबकात के हालात मालूम किए जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे पेदापल्ली के मौके पर जिले की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जिसमें पेदापल्ली रूरल पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने जिले के एलिगेडो मंडल मुस्तखर पर पुलिस स्टेशन और एग्रीकल्चर मार्केट को भी मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर ने पेदापल्ली के सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों में तब्दील करने और मंथनी में 50 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर ने जिले के गुंजा पाटगू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क़याम और पेदापल्ली शहर में 4 लेन बाईपास रोड की मंजूरी भी दी है। తర్వాత ఉదయ్ కుమార్, ఇప్పుడు ఎం జ్యోతి, జీవన్ రెడ్డి, విజయ్ కుమార్, అందరూ వరుసగా రావాలి. జ్యోతి, విజయ్ కుమార్, చంద్రహాస, శాలిని, రెడ్డీశ్వర, జయంతి, వనపర్తి, ఒకరి తర్వాత ఒకరు. ఈ కరీంనగర్ గడ్డ మీద కాలు పెడుతున్నప్పుడల్లా నాయకత్వం అంటే ఇలా ఉండాలి, ఒక మాట ఇస్తే ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా, ఎంతమంది అవంతరాలు కల్పించినా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని ఒక విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని కలిగించిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు గుర్తొస్తారు. ఎందుకంటే ఆనాడు 2004 సంవత్సరంలో ఎన్నికల సందర్భంగా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు లాంటి పెద్ద నాయకుల నేతృత్వంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కరీంనగర్ గడ్డ మీద నుంచి
మొట్టమొదట మీ మనసులో మాటను నెరవేర్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. रियासती हुकूमत ने गूगल के साथ एक अहम माहिदा किया है। गूगल कंपनी हैदराबाद में मुल्क का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करने के लिए आगे आई है। हैदराबाद में कायम किए जाने वाला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर दुनिया का 5वां मरकज़ है। टोक्यो के बाद एशिया पैसिफिक जोन में यह दूसरा मरकज़ कायम किया जा रहा है। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एक मुनफरिद बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी मरकज़ है। यह आला दर्जे की सिक्योरिटी और ऑनलाइन सिक्योरिटी मसनूआत तैयार करने में अहम किरदार अदा करता है। हिफाजती मरकज़ जदीद तहकीक, मसनूई जहानत पर मबनी सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के पेशावर अफराद और महक़क़ीन के लिए एक बाहमी ताउन के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इस मरकज़ का मकसद मुल्क में हुनर की तरक्की यानी स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार में इजाफा और साइबर सिक्योरिटी की सलाहियतों को बढ़ाना है। गूगल जो मुलाजिमीन की खातिर ख्वाह हिजम के लिए जाना जाता है, हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा दफ्तर बना रहा है। कंपनी ने इस साल 3 अक्टूबर को मुनक़दा गूगल फॉर इंडिया 2024 कॉन्क्लेव में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के क़याम का ऐलान किया है। इसके बाद से मुख्तलिफ GSCC कायम करने रियासतों ने अपनी रियासत में गूगल को सरमायाकारी के लिए मदऊ किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान गूगल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इसके बाद हुकूमत ने हैदराबाद में इस जदीद तरीन मरकज़ के क़याम के लिए खुसूसी पहल की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी और फ़ख्र है कि गूगल हैदराबाद में इस हिफाजती मरकज़ को कायम करने के लिए आगे आया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया को उनकी तीसरी बरसी के मौके पर दिली खिराज अदा किया। मादापुर के HICC में मुनक़दा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी ने रोशैया के डिसिप्लिन और अवामी खिदमत के एक दहे के ताउन की सताइश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रोशैया को माशी उमूर पर गैर मामूली तजुर्बा हासिल था। यही वजह है कि गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के वज़ीर फ़ाइनेंस के तौर पर उन्होंने रियासत की तकसीम के वक्त तेलंगाना के लिए 16,000 करोड़ रुपये का फाजिल बजट छोड़ा था। कानून साज काउंसिल में अपनी इब्तदाई दिनों को याद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने चुक्का रामैया, प्रोफेसर नागेश्वर राव और के रोशैया जैसे अजीम तरीन शख्सियतों की मौजूदगी में इजहार ख्याल का मौका मिला। जब उन्होंने महकमे आबपाशी के ताल्लुक से इजहार ख्याल किया था, उस वक्त रोशैया ने उन्हें अपने चेंबर में मदऊ करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की थी। నడవాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా బలపడాలి అని అంటే మీరే కష్టపడాలి. మీరే ఈ తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు, ఈ తెలంగాణ ఆర్థిక రంగంలో రాణించాలి అంటే మా ఆర్యవైశ్య మిత్రులు ఇంకా ఒక గంట అదనంగా పని చేయాలి. ఈ పని మీకోసం కాదు, ఈ రాష్ట్రం కోసం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే రాష్ట్రం ఆర్థిక రంగంలో రాణించాలి అని అంటే మీ అందరూ ముందు బాగానే ఉండాలి. మీ వ్యాపారాలకు ఎలాంటి అనుమతులు కావాలన్నా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసే బాధ్యత నాది. అదేవిధంగా రాజకీయాలలో కూడా ఆర్యవైశ్యులకు తప్పకుండా పార్టీ సముచితమైన స్థానం ఇస్తుంది. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు నా చెవులో చెప్తున్నాడు, మనము ఆర్యవైశ్య మిత్రులు। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें बदइंतज़ामी और रियासत के माली मामलात पर बेबुनियाद इल्ज़ामात देने का जिम्मेदार ठहराया। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए KTR ने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि वो कर्ज़ों की बात करने के बजाय अपनी हुकूमत की मुकम्मल करदा वादों की तफसीलात पेश करें। उन्होंने रेवंत रेड्डी से हुकूमत की मुबैना नाअहली पर एक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया और उनके कर्ज़ों के दावों को झूठा करार दिया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना ने एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए के नए कर्जे लिए हैं, जिसकी वजह से तरक्की और हुक्मरानी में कमी आई है। उन्होंने वज़ीर आला और उनके ख़ानदान को ज़ाती मफादात के लिए ओहदे का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अनुमुला ब्रदर्स इस हुकूमत के दौरान बेपनाह दौलतमंद हो चुके हैं। KTR ने तंज करते हुए कहा कि अनुमुला ब्रदर्स को फोर्ब्स की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में जगह मिल सकती है और वो शायद अडानी जैसे सनती शख्सियात को भी पीछे छोड़ दें। ప్రభుత్వం 20 చోట్ల ఫార్మా విలేజ్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించింది. మరి 20 చోట్ల విరమించుకుంటున్నారా చెప్పాలి. ఒక లగచర్ల కాదు, 20 చోట్ల న్యాల్కల్ సంగారెడ్డిలో ఆందోళన జరుగుతున్నాయి, ఇంకో చోట జరుగుతున్నాయి. 20 చోట్ల మరి భూసేకరణ విరమించుకుంటున్నారా లేదా? ఇది పాలసీయా లేకపోతే ఒక కొడంగల్ పాలసీయా? స్టేట్ పాలసీ చెప్పాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇదే ముఖ్యమంత్రి మీరు కావాలంటే ఆ వీడియో చూపెడతాను. ఇప్పుడు నేను స్పీచ్ ఇచ్చిండు అసెంబ్లీలో. ఎక్కడైనా ఒక భూసేకరణ చేయాలి అంటే అక్కడ 2 పంటలు పండే ల్యాండ్స్ కనుక ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోవద్దు. ఇది ఆయన చెప్పిన మాట. 80% రైతుల సమ్మతి ఉంటేనే తీసుకోవాలి. రెండవ మాట ఆయన చెప్పింది. మూడవ మాట ఆయన చెప్పింది, DPR లేనిదే
భూసేకరణ చేయొద్దు. నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక్కటని ఉందా ఇవాళ లగచర్లలో? డిపిఆర్ ఉందా? అసలు నీ ప్రభుత్వానికి స్పష్టత ఉందా? అక్కడ అదానీ కంపెనీ వస్తుందా? నీ అల్లున్ కంపెనీ వస్తుందా? ఎవరి కంపెనో నీకే తెలిపాయి. రెండవది, 80% మంది రైతులు ఒప్పుకున్నారా? ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మీడియాతో పంపిస్తావా కమిటీ? 80% మంది రైతులు ఒప్పుకుంటేనే భూసేకరణ చేయాలని నువ్వే కదా ప్రవచించినావు. ఇది అయిందా? ఇవాళ 80% మంది ఒప్పుకుంటున్నారా? మూడవది నేను అడిగేది, साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। अपनी दरख्वास्त में हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मुकदमा बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रहनुमा चक्रधर गौड़ की तरफ से दायर की गई शिकायत का मकसद उनकी साख को नुकसान पहुँचाना है। हरीश राव ने दावा किया कि एफआईआर बगैर किसी ठोस बुनियाद के दर्ज की गई और उनके सियासी मुखालिफिन झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनकी अवामी शबिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से अपील की कि वो इस केस की मजीद कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर जारी करें। हरीश राव ने कहा कि ये इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं और उनके खिलाफ एक मज़मूम मुहिम का हिस्सा है। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इंटेलिजेंस आईजी शिवधर रेड्डी पर उनके फ़ोन की जासूसी यानी फ़ोन टैपिंग का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चाशुमे के रोज़ तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी फ़ोन कॉल्स को सियासी साजिश के तहत टैप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो अपने एक साथी की तकरीब में शरीक हुए तो इंटेलिजेंस आईजी शिवधर रेड्डी ने उनके फ़ोन को टैप करके पुलिस को वहां भेज दिया। कौशिक रेड्डी ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि शिवधर रेड्डी ने उन पर मंशियात का झूठा इल्ज़ाम लगाकर केस दर्ज करने की साजिश की और उन्हें फंसाने की कोशिश की। कौशिक रेड्डी ने एक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सुबह के वक्त बंजारा हिल्स के एसीपी को फ़ोन किया, जिन्होंने दोपहर 3 बजे आने को कहा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो एसीपी पहले ही जा चुके थे। उन्होंने मजीद कहा कि वहां के सीआई ने भी बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी कारकुनों ने उनसे सवालात किए। कौशिक रेड्डी ने कहा कि एमएलए होने के बावजूद सीआई ने गैर मुनासिब रवैया अपनाया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जहां कौशिक रेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे वाक़े के बाद कौशिक रेड्डी के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। అరే 5 నిమిషాలలో ఏసీపీ పోతాడు రూల్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే వస్తే ఇట్ ఇస్ యువర్ డ్యూటీ టు రిసీవ్ హిమ్ అండ్ రిసీవ్ ప్రాపర్లీ. దిస్ ఇస్ ఐ యామ్ టాకింగ్ యు అబౌట్ ద రైట్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ. ఇఫ్ ఎమ్మెల్యే ఇస్ కమింగ్ టు అసెంబ్లీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ఏ గారు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నువ్వు లేకపోతే కానీ నువ్వు ఉన్నావు, నువ్వు లేకపోతే కాదు, మీరున్నారు, నేను వచ్చాక పోడేది రూల్ చూపించాలా? సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ శివధర్ రెడ్డి గారి మీద కేసు బుక్ చేయాలని పిటిషన్ ఇస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నా ఆఫీస్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 12 లో ఉంది, ప్లస్ మా పార్టీ ఆఫీస్ కూడా బంజారా హిల్స్ లో ఉంది. దే ఆర్ ట్యాపింగ్ అవర్ ఫోన్స్, దే ఆర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవసీకి మాకు భంగం కల్పిస్తా ఉన్నారు. ఏసీపీ గారు నన్ను చూసి నేను పోయే కంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 3-4 మినిట్స్ ముందు స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు. దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా నేను వచ్చింది చూసి సిఐ గారు స్టేషన్ నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళు పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంగా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరం కూడా అడ్డం తిరిగి మా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిర్రు పిటిషన్ ఇవ్వడానికి ఖచ్చితంగా మీరు పిటిషన్ తీసుకొని పోవాలి. तेलंगाना हाईकोर्ट ने चाशुमे को बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसके जरिए ज़िले विकाराबाद के लागाचरला में सरकारी ओहदेदारों पर हमले से मुतालिक उनके खिलाफ दर्ज केस को कलदम करार देने की इस्तदा की थी। हाईकोर्ट, जिसने गुज़िश्ता हफ्ते अपने अहकाम महफूज कर दिए थे, चाशुमे को फैसला सुनाते हुए तहत के अदालत के अहकाम को कलदम करार देने के लिए नरेंद्र रेड्डी की दाखिल करदा दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस के लक्ष्मण ने ताहम तहत की अदालत से कहा कि वो मेरिट की बुनियाद पर बीआरएस लीडर की दरखास्त से जमानत पर गौर करें। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को एक ही केस में 3 एफआईआर के इंदराज के जवाब को चैलेंज करते हुए साबिक रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी की अहलिया श्रुति की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत करते हुए 3 में से 2 एफआईआर को कलदम करार दिया था।
कलेक्टर जिला विकाराबाद प्रतीक जैन और दूसरे चंद ओहदेदारों पर 11 नवंबर को फार्मा विलेज के लिए हुसूल अराजी पर मुनक़िदा अवामी समात के दौरान एक हुजूम ने हमला कर दिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोडंगल में वाक़े के रौनुमा होने के बाद हुक्मरान कांग्रेस और अहम अपोजिशन बीआरएस के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई। रियासती हाईकोर्ट ने बीआरएस पार्टी को हैदराबाद शहर के अलावा अजला में दफातर की तामीर के लिए कम कीमत में सरकारी अराजी मख्तस करने पर रियासती हुकूमत के साथ साथ बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव को भी नोटिस जारी की। पेशरफ बीआरएस दौरे हुकूमत में पार्टी दफातर के लिए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतहाई कम कीमत पर हैदराबाद के अलावा अजला में कीमती सरकारी अराजियात मख्तस की थी, जिसके खिलाफ अदालत में एक दरख्वास्त दायर हुई थी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 500 करोड़ की अराजी 5 करोड़ में मख्तस की गई। फी गज 100 रुपये के हिसाब से बीआरएस के दफ्तर के लिए अराजी मख्तस की गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस केस के सिलसिले में उनकी दरख्वास्त साल 2022 में दायर की गई थी, लेकिन अब तक बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने अदालत में अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने इस केस में हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सहाफ़ियों और ओहदेदारों को मख्तस करदा सरकारी अराजी से मुतालिक जारी फैसले का भी हवाला दिया, जिस पर हाई कोर्ट ने इस केस के फरीक़ैन के तौर पर शामिल किए गए साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। रियासती हाई कोर्ट ने बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जंद साहिल को पुलिस तहकीकात के लिए हाजिर होने की हिदायत दी। अदालत ने प्रजा भवन के सामने लापरवाही से कार चलाते हुए बैरिकेड को टक्कर देने के मामले में साहिल को पंजागुट्टा पुलिस की पूछताछ के लिए 16 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि साहिल के खिलाफ लापरवाही के साथ कार चलाने के इल्ज़ाम में पंजागुट्टा पुलिस ने गुज़िश्ता साल एक मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे के बाद साहिल दुबई में मुकीम है। इस केस से राहत हासिल करने के लिए साहिल हाईकोर्ट से रुजू हुए, ताहम अदालत ने साहिल को किसी किस्म की राहत देने से इनकार करते हुए पुलिस तहकीकात में ताउन करने की हिदायत दी। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि हमारे मुल्क में बेहतरीन वसाइल हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ बन सकता है। उन्होंने काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट इंडिया के ज़ेर एहतमाम 49वें ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रमोशन अवार्ड प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप अज़्म और नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ें तो यकीनी तौर पर मंजिल तक पहुँचेंगे। मौजूदा जीडीपी में सनती शुबे का हिस्सा कम है। गवर्नर ने तजवीज़ पेश की कि उसे मज़ीद बढ़ाया जाए। गवर्नर ने इस मौके पर अवार्ड्स भी पेश किए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार 44 ख्वाजा सरा अफराद यानी ट्रांसजेंडर्स को बतौर ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती किया है। यह इक़दाम तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर अमल में लाया गया, जिसका मकसद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पहचान देना और उन्हें रियासत के पुलिस फोर्स में नुमाइंदगी फराहम करना है। भर्ती का अमल गोशामहल पुलिस ग्राउंड में हुआ, जहाँ हैदराबाद पुलिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी की निगरानी की गई। करीब जो क्राइटेरिया रखा गया उसमें 18 से 40 साल की उम्र, कम से कम एसएससी की तालीम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड शामिल था। 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और शॉट पुट जैसे जिस्मानी इम्तिहानात भी इंतखाबी अमल का हिस्सा थे। 58 उम्मीदवारों में से 44 को मुंतखब किया गया, जिनमें 29 खवातीन ख्वाजासरा और 15 मर्द ख्वाजासरा शामिल थे। इस इक़दाम के लिए सीनियर हुकाम बशमूल अनीता रामचंद्रन, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदार हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस कम्युनिटी के साथ मुशावरत की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने नई भर्ती शुदा अफराद को खिताब करते हुए उन पर जोर दिया कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल बने और हैदराबाद पुलिस और तेलंगाना पुलिस का मुस्बित तासुर कायम करें। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने जेसीबी की मदद से कुत्तापेट रैतू बाजार और एनटीआर नगर सब्जी मंडी में कौमी शाहराह के दोनों तरफ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकटेश बल्लू ने बताया कि फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ट्रैफिक में संगीन रुकावट बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जे करके शेड और ग्रिल लगाते हुए सड़क पर कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर छोटे ताजरों के नाम पर दलालों ने सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।